हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द रेडियंस अब यूट्यूब चैनल में। इंक्लूसिव एजुकेशन की सीरीज़ में आज बात करेंगे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। फॉलो करेंगे अरुण कुमार सिंह की बुक ही, लेकिन कुछ चीज़ें जो बेहद ज़रूरी लगी मुझे वो विकीपीडिया से मैंने निकाला है। पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको इनिशियली मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था, मानसिक मंदता। तो पहले ये जान लें कि इसके और कई सारे नाम हैं, ठीक है। इसको जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। मेंटल रिटार्डेशन यानी एमआर तो कहा ही जाता था, ठीक है। और एक और नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन या जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। जब बात हम करते हैं इसके मेंटल रिटार्डेशन नाम की, तो मैंने पहले भी बार बार बताया कि पहले नाम था, बाद में उसको बदला गया। तो क्वेश्चन एक इसमें ये आ सकता है और आता भी है कि कब, व्हेन डिड दे डिसाइड, और कौन करता है डिसाइड कि क्या नाम रखा जाएगा। कह रहा है कि द मेंटल रिटार्डेशन जो एक टर्म था वॉज यूज्ड इन द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशंस। ध्यान दीजिए, कभी भी किसी डिसेबिलिटी की बात आप करते हैं तो जब आप सर्च कीजिएगा गूगल, तो विकीपीडिया जो इन्फॉर्मेशन आपको देगा उसमें ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संस्था अथॉरिटेटिव है, इसके पास अथॉरिटी है पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को डिफाइन करने की। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी संस्था जो मानी जाती है, आपको मालूम होगा, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके क्लासिफिकेशन को, उसके डेफिनेशन को बहुत वैल्यू दी जाती है। ये बात अलग है कि कोविड-19 के समय से लेकर के अब तक WHO के रेपुटेशन पर काफ़ी क्वेश्चंस लग चुके हैं, क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं। खैर, तो अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो WHO के बाद जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड संस्था है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करती है, ID की बात करती है, वो है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, ठीक है। 1994 में उसका DSM 4 आया था। अब ये DSM क्या है? DSM का मतलब होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ध्यान दीजिएगा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। फोर्थ, जब DSM 4 आया था 1994 में, उस समय इसको मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था। या WHO का जो ICD-10 आया था, अभी ये ICD क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ठीक है। इन दोनों में, DSM 4 और ICD-10 दोनों में इसका नाम मेंटल रिटार्डेशन ही था, लेकिन समय बदला जब DSM 5 आया, ठीक है, यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5 आया, तो कौन इशू किया होगा? ऑब्वियसली अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। 2013 में ही जब ये रिलीज़ हुआ, उस समय इसका नाम बदल दिया गया, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नाम दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि मेंटल रिटार्डेशन से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कब हुआ टर्म, तो ईयर है 2013। हालांकि अगर WHO के हिसाब से बात करें तो ICD-10 में मेंटल रिटार्डेशन था, लेकिन ICD-11 में इसका नाम, इसको यूज़ किया गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और ICD-11 जो है, ये फाइनल वर्जन इसका जो रिलीज़ हुआ था वो हुआ था 2019 में, ठीक है। तो यहाँ एक प्रश्न उठ रहा होगा दिमाग में कि हम तो रहने वाले हैं भारत के। ये बात सही है कि दुनिया WHO की बात मानती है, मेडिकल चीज़ों को, हेल्थ इश्यूज़ के जो, हेल्थ के जो कंसर्न्स होते हैं उनको लेकर के जो WHO की गाइडलाइंस आती है उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन क्या हमारे पास ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इन चीज़ों को डिफ़ाइन करे, क्लासीफाई करे? तो एक तो ये जानिए कि हमारे देश में
अलग अलग डिसेबिलिटीज़ को लेकर के कई सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके भी अपने कुछ डेफिनेशंस ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे उनकी वेबसाइट पर। लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ किस चीज़ को ज़्यादा ऑथेंटिक और अथॉरिटेटिव माना जाता है, वो है एक्ट। हमारे यहाँ एक्ट जो होते हैं, अमेरिका में भी ऐसा है, वहाँ भी एक्ट पारित किए जाते हैं और पर्टिकुलर डिसेबिलिटी जो है डिफाइन की जाती है उस एक्ट में। अलग अलग देशों में होता ही होगा वैसे ही। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो डिसेबिलिटीज़ को लेकर के तरह तरह के एक्ट आए हैं समय समय पर, उसमें दो की स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा। एक है PWD 1995 में आया था, उसमें 7 तरह की 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को बाकायदे डिफाइन किया गया था, ठीक है। उसमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की उनकी बात की गई थी, उनकी राइट की बात की गई थी। उसके अलावा एक जो दूसरा आया RPWD, आर का मतलब राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, RPWD आया 2016 में। इसमें डिसेबिलिटीज़ की संख्या बढ़ा करके 21 कर दी गवर्नमेंट। यानी पहले 1995 में PWD एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज़ रिकॉग्नाइज थी, लेकिन RPWD 2016 में उनकी संख्या हो गई 21। तो पहले वाले में उन 7 की डेफिनेशन क्लियरली मिलेगी आपको, दूसरे वाले में इन 21 की डेफिनेशन बाकायदे आपको क्लियर मिलेगी, ठीक है। तो अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन पता करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आपका एक्ट जो है आपको हेल्प करेगा। जानिए, भले फॉलो करिए WHO को, भले फॉलो करिए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन को, लेकिन जानिए कि आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप आज लेक्चर सुनने के बाद हो सकता है अगर आप इंटरेस्टेड ज़्यादा होंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में तो आप बाकायदे विकीपीडिया कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर, चूँकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में स्पेशली बहुत काम होता है डिसेबिलिटीज़ पर, तो काफ़ी डेटा अवेलेबल है हमारे पास और उसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू विकीपीडिया। और स्पेशली जो नॉर्मली टीचर की वैकेंसी के लिए लोग तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो ही इनफ होगा, लेकिन जो एज स्पेशल एजुकेटर जो है तैयारी कर रहे हैं उनको विकीपीडिया एक बार पढ़ ही लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसी बहाने बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा जो आपने शायद BEd स्पेशल या DEd स्पेशल में भी न पढ़ा हो, ठीक है। तो ये तो रहा इंट्रो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं किनको कहा जाएगा, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कह रहा है कि मानसिक रूप से मंदबुद्धि, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बालक, कैसे बालक को कहा जाता है, जो मेंटल डेफिशिएंसी से ग्रसित होते हैं, मतलब मानसिक रूप से डेफिशिएंट होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मानसिक मंदता क्या है। सामान्य लोग मानसिक मंदता से तात्पर्य बुद्धि के कम विकास से लगाते हैं और जनता जनार्दन की इस कसौटी के अनुसार वे सभी बालक मानसिक रूप से मंद बुद्धि के होते हैं जिनका बुद्धि स्तर समान उम्र के औसत बालकों से कम होता है। कह रहा है कि नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि जिस पर्टिकुलर बच्चे में मानसिक विकास उतना नहीं हो पाया जितना कि उसके और हम उम्र बच्चों में हुआ है, तो वैसे बच्चे को मानसिक मंद कहा जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, केवल बुद्धि ही उसकी कसौटी नहीं होती। कह रहा है कि सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि बुद्धि तथा समायोजनशील व्यवहार यानी एडेप्टिव बिहेवियर दोनों है। यानी कोई बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कब माना जाएगा, जब उसमें बुद्धि की कमी तो रहेगी ही, साथ ही में उसमें एडेप्टिव बिहेवियर की भी कमी रहेगी। यानी वो सोसाइटी में खुद को एडेप्ट नहीं कर पाएगा, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जो ढाल नहीं पाता है बच्चा, ठीक है, उसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। जब किसी छात्र की बुद्धि के औसत स्तर से कम होती है तथा साथ ही साथ उसमें एडेप्टिव बिहेवियर करने की क्षमता भी काफ़ी कम होती है, तो उसे हम मेंटली डेफिशिएंट चाइल्ड कहते हैं। अगेन देखिए यहाँ पर भी इवन आप देखेंगे वो पर्टिकुलर डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन देने वाली संस्था कौन है, वही संस्था है जिसके बारे में हमने बात की थी, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अब यहाँ पर जो DSM 4 लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से, है ना, कि क्या मतलब है DSM का।
डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो इसमें उन्होंने कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं, 3 क्वालिटी स्पेशली। एक, बौद्धिक स्तर नॉर्मल से नीचे होता है, सिग्निफिकेंटली नीचे होता है। और दूसरा, एडेप्टिव बिहेवियर नहीं होता, उसकी कमी होती है। तीसरा, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये क्लियरली विजिबल हो जाती है जन्म से 18 साल के बीच, यानी जन्म से लेकर के 18 साल तक की उम्र का जो बच्चा है उसमें क्लियरली विजिबल हो जाएगा, पता चल जाएगा उसके एडेप्टिव बिहेवियर की कमी से, उसकी बुद्धि की कमी से पता चल जाएगा कि ये बच्चा मानसिक मंद है, ये बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल पीरियड, ये भी क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंटल पीरियड कब से कब तक माना जाता है, तो 0 से 18। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि 18 साल के बाद अगर पता चलता है, 18 साल के बाद अगर रियलाइज़ होता है कि किसी इंसान में वो कमी नज़र आ रही है, कि वो मानसिक रूप से मंद नज़र आ रहा है, तो वो मानसिक मंदता नहीं कही जाती, उसको मानसिक बीमारी कहा जाता है, मेंटल इलनेस कहा जाता है। और आप देखेंगे कि मेंटली इल और मेंटली रिटार्डेड दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो काफ़ी मैच करते हैं। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा है या मानसिक रूप से बीमार कोई व्यक्ति है, तो दोनों का व्यवहार, दोनों का रहन सहन मैच करता है। लेकिन अंतर ये होता है कि 18 साल से पहले अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड नहीं हैं, तो आप में बहुत सारे जो है डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ या और तमाम चीज़ें अच्छे से डेवलप हो गई रहती हैं, भाषा अच्छे से डेवलप हो गई रहती है, जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे में नहीं हो पाती। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी 1973 की डेफिनेशन है, क्या है? मेंटल रिटार्डेशन रेफर्स टू सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। देखिए पहला पॉइंट, सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी एवरेज से भी कम। ठीक है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग उसकी एवरेज से भी कम होगी। एग्जिस्टिंग कंकरेंटली मतलब साथ ही साथ क्या होगा? विद डेफिशिट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर, उनके एडेप्टिव बिहेवियर में भी कमी मिलेगी। दूसरा पॉइंट, और साफ लिखा है एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड, जो कि कब मैनिफेस्ट हो जाता है? डेवलपमेंटल पीरियड में ही, यानी 0 to 18 ईयर्स के बीच में ही, तो वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब अगर बात करें कि कैसे पहचानेंगे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज़ कैसे करेंगे? क्योंकि पहली बात की हमने कि जब भी किसी डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है समझने की, वो होती है रिकॉग्निशन की। आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे तभी तो इंटरवेंशन करेंगे, तभी तो आप रेमेडी करेंगे, तभी तो उसके लिए कुछ चीज़ें प्लान कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला जो लक्षण है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे का, वो है उसका फिजिकल फीचर। जैसे आप गिफ्टेड या टैलेंटेड चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो फिजिकली बड़े फिट और स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, उसके ठीक अपोजिट जो मानसिक मंद बच्चा होगा, उनका शारीरिक कद सामान्य बालकों से भिन्न होता है, अलग होता है। प्रायः, चूँकि अब भाई कोई चीज़ 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहते, एक्सेप्शन हर जगह है, इनका कद प्रायः कमज़ोर, दुबला पतला, नाटा आदि होता है, यानी ये फिजिकली फिट नहीं होते। और इनके चेहरे, कान, आँख, नाक, सिर के बाल, हाथ की उंगलियां आदि में कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा है, वो भी एक तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड ही होता है, जिसका मानसिक विकास उतना नहीं हो पाया होता है। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे को आप देखेंगे तो कैसे उसका चेहरा मंगोलियन जैसा लगेगा, आंखें ऊपर एकदम खिंची हुई नज़र आएंगी, है ना। पैरों में भी दिक्कत होती है, उनके उंगलियां अलग ढंग से नज़र आती हैं। तो यानी फिज़िकल अपीयरेंस जो है इनका, वो भी अलग होता है। दूसरा पॉइंट है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। ये बात बिल्कुल याद रखिए कि जिनका IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट 70 से बिलो होता है, उन्हीं को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल। अब 70 से बिलो का मतलब वो बिलो 20 तक भी पहुंच सकता है या उससे नीचे भी जा सकता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगराइजेशन, अलग अलग लेवलिंग की गई है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ सोशल एडेप्टेबिलिटी। सोसाइटी के साथ एडेप्टिव
बिहेवियर नहीं रख पाते, खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते सोसाइटी में, परिवार के लोगों में, और ऐसा अगर है तो ऑब्वियस है कि उनका समाजीकरण ठीक से नहीं हो पाएगा, सोशिएबल नहीं होते वो, उनमें सामाजिक सूझबूझ एवं नैतिकता आदि का ज्ञान नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, एक टर्म होता है मॉरल, मॉरल का मतलब होता है नैतिक, दूसरा टर्म होता है इमॉरल, अनैतिक। तो नैतिक का अपोजिट आप अनैतिक कह देते हैं, तो क्या ऐसे बच्चे अनैतिक होते हैं? नहीं, ये बच्चे अनैतिक नहीं होते, ना ही नैतिक होते, इनको नैतिक अनैतिक कुछ पता ही नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा जो होता है, जो बच्चा पैदा हुआ है, जो बच्चा 5 साल से कम है, 2-3 साल का बच्चा है, उसको क्या पता क्या होती है मॉरलिटी? वो उन चीज़ों से फ्री है बिल्कुल, उसको मॉरलिटी इमॉरलिटी कुछ नहीं पता है। तो ऐसे बच्चों में एमॉरल, वो बच्चे क्या होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है? एमॉरल, AMORAL। एमॉरल का मतलब जो कि जिसका नैतिकता अनैतिकता से कोई मतलब न हो, जो कि बिल्कुल तटस्थ हो, ठीक है, नन अलाइंड। तो ऐसे बच्चे, सामाजिक सूझबूझ नहीं होती, क्या सही है क्या गलत नहीं पता उनको। इमोशनल कंडीशन की अगर बात करें तो इनमें इमोशंस की भी कमी होती है, ख़ास करके किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कैसे बिहेव करना है ना। लैंग्वेज में जो हम बात प्रैग्मेटिक्स की करते हैं, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कैसे बिहेव करना है, कहीं शोक सभा है तो वहाँ हंसना नहीं है, कहीं शादी विवाह है तो वहाँ रोना नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि कब कौन सा इमोशन क्लियरली नज़र आए या वो दिखाएं, एक्सप्रेस कर पाएँ, ये इनमें भी उनमें उन चीज़ों में भी उनमें कमी होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए साफ लिखा है ना, ऐसे बालकों की शिक्षा दीक्षा तो नहीं के बराबर ही हो पाती है। नहीं के बराबर का मतलब माइल्ड मॉडरेट को तो थोड़ा सा ट्रेंड आप कर भी देते हैं, सेवियर और प्रोफाउंड को केवल केयर की ज़रूरत होती है। बात करेंगे उस पर। कह रहा है कि ऐसे बालकों की बुद्धि चूँकि कम होती है, तब बहुत कोशिश के बावजूद इनमें भाषा विकास बहुत कम ही हो पाता है। भाई ब्रेन से सीधा जुड़ाव है भाषा का। वार्निक्स एरिया सुना होगा, ब्रेन में हमारे एक वो भाग है जहाँ से लैंग्वेज कंट्रोल होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कुछ और विशेषताएं हैं, उचित अनुचित का अंतर का ज्ञान नहीं होता। ऐसे बालक अत्यधिक सुझावशील होते हैं। सुझावशील का मतलब उनको जो भी सजेशन आप देंगे ना वो मान लेंगे। मानसिक बीमार जो लोग होते हैं ना, उनके साथ भी ये होता है, उनकी अपनी थिंकिंग नहीं हो पाती, वो खुद से उस ढंग से नहीं सोच पाते, उनको जितना आप कहोगे उतना वो करेंगे, ठीक है। दूसरे लोग जो कुछ भी कहते हैं उसे आंख मूंद कर समझ कर उसी के अनुसार कार्य कर बैठते हैं, और यही कारण है कि ऐसे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। उनको पता ही नहीं है सामने वाला जो कह रहा है वो सही है कि गलत है। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंसी की कमी रहती है। ऑब्वियसली जब उनको मालूम है कि वो उनको लगता है कि वो औरों से अलग हैं, उनको लगता है कि उनके अंदर उतनी समझ नहीं है, उनको हर चीज़ में दूसरे की सलाह की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली ऐसे में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंसी कम होगी ही। और एक जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो कुछ सीख नहीं पाते हैं, उनको चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं उस ढंग से कि उसका वो इस्तेमाल कर पाए, और इनके इंटरेस्ट भी सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लाइफ भी बड़ी इनकी लिमिटेड होती है। और स्मृति की बात करें, अगर मेमोरी की बात करें तो इनमें दो तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी किसी चीज़ को, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी ये भूल जाते हैं। टाइप्स की अगर बात करें, अगेन हम उसी 4 डिवीज़न की बात करेंगे। यहाँ पर वो डेटा या वो जो कह सकते हैं कि कैटेगराइजेशन है वो APA के द्वारा ही, 2 संस्था का नाम यहाँ पर दिखा है, एक है AAMD और एक है APA। पीछे जो डेफिनेशन हमने दिया था वो AAMD से दिया था, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, और दूसरी संस्था जो है वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ठीक है। तो 4 भागों में उनको बांटा है, वही 4 भाग है, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, प्रोफाउंड। कैसे याद रखेंगे, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। जो माइल्ड बच्चे होते हैं
उनका जो आईक्यू होता है, जैसे पहले ही बता दिया गया कि जो 70 से बिलो के आयु के आईक्यू के हैं उनको ही आप आईडी से ग्रसित मानते हैं। तो 52 से 67 जिसका आईक्यू है उसको हम बोलते हैं माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है आईक्यू इनका 70 से, तो ऐसे बालकों को शिक्षा दी जा सकती है। और अगर ऐसा किया जाए तो जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो 8 से 11 साल के सामान्य बालक के बौद्धिक स्तर के बराबर होता है। मतलब 8 से 11 साल का बच्चा, तो आप समझ सकते हैं कि 11 साल तक का बच्चा अगर है या 8-9 साल का ही बच्चा है तो वो अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर लेता है, चीज़ों की समझ उसकी अच्छी होती है, उसके पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है ना। एक एडल्ट की तरह वो बिहेव भले नहीं कर पाता है लेकिन अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से वो जी सकता है बच्चा। तो ये जो मैं माइल्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनकी ये सिचुएशन है। तो कह रहा है कि इनको माता पिता की देख रेख या स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के आधार पर इनका सोशल एडजस्टमेंट किया जा सकता है। इस हद तक सुधार लाया जा सकता है कि अपने रोज़मर्रा के कामों को करने में वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। अगर उनको अच्छे से ट्रेन कर दिया जाए तो फिर उनको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे कौन से जो माइल्ड वाले होते हैं। क्या है क्राइटेरिया? 52 से 67 के बीच आईक्यू लेवल। साथ में याद रखिए केवल आईक्यू लेवल यहाँ पर दिया है लेकिन साथ में एडेप्टिव बिहेवियर की कमी जो होती है ना, वो रहेगी। जो दूसरे हैं मॉडरेट टाइप के जो होते हैं इनका आईक्यू 36 से 51 होता है। ये जो होते हैं ना इनको ट्रेनेबल कहा जाता है। इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है और मामूली कार्य कर सकते हैं। उस हद तक नहीं कर पाते जिस हद तक माइल्ड वाले करते हैं। और इनकी सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं सीखते, ठीक है। फिज़िकली क्लमसी होते हैं, बेढंगा दिखते हैं, शारीरिक अनियमितता होती है और मोटर कोऑर्डिनेशन जो है इनका असंतुलित होता है। मोटर कोऑर्डिनेशन का मतलब जो मूवमेंट है हाथ पैर का वो भी बैलेंस्ड नहीं होता। अब तीसरा जो खतरनाक स्तर आ रहा है यहाँ से, ऐसे बच्चे डिपेंडेंट चाइल्ड कहे जाते हैं। इनका आईक्यू लेवल 20 से 35 के बीच में होता है, ठीक है। इनमें मोटर डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट सब कुछ रुका होता है। सेंसरी डिफेक्ट होता है इनमें, मोटर हैंडीकैप, वही मूवमेंट नहीं कर सकते अच्छे से। तो ये अपनी देख रेख एवं सामान्य क्रियाओं के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहते हैं। माने अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसके लिए भी इनको डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इनको कहते हैं डिपेंडेंट चाइल्ड। वयस्क होने पर भी उन्हें खाना खिलाने और सुलाने की ज़रूरत होती है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि ऐसे बालकों को यदि काफ़ी ज़ोर शोर से प्रशिक्षित किया जाता है तो वे अति साधारण कार्यों को करना बहुत दिनों के बाद सीख पाते हैं। जो सेवियर वाले हैं महीनों महीनों तक ट्रेनिंग देंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें वो सीख पाते हैं, सेवियर मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे। लेकिन जो प्रोफाउंड वाले होते हैं इनकी स्थिति बहुत बुरी होती है। इनका आईक्यू लेवल 20 से बिलो होता है और पूरी तरह से लाइफ सपोर्टेड, इनको कहा जाता है लाइफ सपोर्टेड एमआर वाले बच्चे। इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है, उसमें कई सारे रोग होते हैं, डेफनेस भी होती है, समटाइम्स म्यूटनेस भी होती है, मतलब बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, कुछ ही शब्दों को बोलना सीख पाते हैं। आजीवन देखरेख की ज़रूरत होती है और इनकी पहचान तो शैशवावस्था में ही हो जाती है, बहुत जब छोटे होते हैं, इन्फेंट जब रहते हैं तभी हो जाती है। और एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि जो प्रोफाउंड वाले बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल 20 से बिलो होता है इनका लाइफ स्पैन भी जो है ना वो कम होता है। ये अल्पायु होते हैं, बहुत लंबा जीवन नहीं जी पाते ये, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि ऊपर के दो जो हैं माइल्ड और मॉडरेट, उन दोनों को तो कुछ पढ़ाया लिखाया सिखाया जा सकता है। हालांकि पढ़ाया लिखाया का मतलब एक नॉर्मल बच्चे की तरह आप उनको गणित और भाषा नहीं सिखाएंगे, आप उनको ज़िंदगी को ढंग से जीना सिखा देंगे, अपने रोज़मर्रा के काम करना सिखा देंगे। बाकी के जो दो हैं वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट ही हैं, उनको आप कितनी भी कोशिश कर लें चीज़ें सिखा नहीं सकते। तो ऊपर के जो दो माइल्ड और मॉडरेट, इन पर जो है इनके बारे में बात की है साइकोलॉजिस्ट ने कि उनको किस ढंग से उनको एडजस्ट किया जाए। तो कह रहा है कि ऐसे बालकों में जिनकी बुद्धि लब्धि 36 या उसके ऊपर,
तो 36 के ऊपर का मतलब 36 या उससे ऊपर का मतलब वही माइल्ड और मॉडरेट दोनों आ जाएंगे। उन्हें तो पढ़ाना तथा प्रशिक्षण देना आसान है, परंतु उससे नीचे की बुद्धिमत्ता के बालकों को शिक्षा देना या किसी तरह का प्रशिक्षण देना कठिन है। ठीक है। ठीक उसी तरह से पहली तरह के बालकों को एडजस्ट करने में उतनी समस्या नहीं होती। शिक्षा दीक्षा देकर उनके सोशल एडजस्टमेंट को काम चलाऊ बना दिया जाता है, परंतु दूसरे तरह के जो बालक होते हैं उनके साथ ऐसी बात नहीं है। उनके समायोजन की समस्या बनी की बनी रहती है, एडजस्ट नहीं कर पाते, चाह कर भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो जो माइल्ड और मॉडरेट के लिए कोशिशें हैं वो क्या हैं, क्या किया जा सकता है? एक तो है कि करिकुलम को अडेप्ट कर दिया जाए। करिकुलम और सिलेबस में काफ़ी अंतर है ना। करिकुलम एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके भीतर एक पार्ट होता है सिलेबस। करिकुला इसका प्लूरल होता है। एडेप्टेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम को कैसे इनके हिसाब का बना दिया जाए, इनके अनुसार बना दिया जाए। कह रहा है कि इनको सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि इनका आईक्यू लेवल उस लायक नहीं होता। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे स्किनर हुए, नाम सुना ही होगा, रिली तथा लेविस हैं, उन लोगों ने ऐसे बालकों के लिए एक अलग पाठ्यक्रम, कैसा होना चाहिए वो, अधिक सरल और मनोरंजक, काफ़ी इजी होना चाहिए और काफ़ी इंटरटेनिंग होना चाहिए ताकि उनका मन लगे उसमें। तो रिली तथा लेविस या स्किनर जैसे लोगों ने इस बात की तस्दीक की है, इस बात की सिफारिश की है कि ऐसे बच्चों के लिए जो बनाया जाए करिकुलम वो ज़्यादा इजी और ज़्यादा एंटरटेनिंग होना चाहिए। उसमें भी अगर हम बात करें, इनके अंदर कुछ अभिरुचि विकसित कर सकते हैं हम ट्रेनिंग दे करके। तो जैसे दर्जी का काम है, जूता बनाने का काम है, बढ़ई आदि का काम है, ख़ास करके वो काम जिनमें फाइन मोटर स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। फाइन मोटर स्किल में मतलब क्या होता है, जो बहुत जिसमें एक आपको हाथ को बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप राइटिंग की बात करते हैं तो जब आप लिखते हैं तो बाकायदे पेन को कैसे पकड़ना है, कैसे लिखना है, ये फाइन मोटर स्किल में आता है। लेकिन बड़ी गेंद है, बड़ी गेंद को कैसे फेंकना है तो वो ग्रॉस मोटर स्किल में आता है, वो फाइन मोटर स्किल की ज़रूरत नहीं है उसमें। बड़ी बड़ी साइज की चीज़ें हैं उनके साथ काम करना है तो वो फाइन मोटर स्किल में नहीं आता है। ठीक है। तो ग्रॉस मोटर स्किल वाली जो तमाम चीज़ें हैं वो सिखाई जा सकती हैं इनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, या इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है उनमें। अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो काम करते हैं अगर कुछ, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत ज़रूरी है उनकी लाइफ को सोशली एडजस्ट करने के लिए, उनको कुछ न कुछ सिखाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल क्लास, कई कारणों से मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक रूप से मंद बालकों को विशेष कक्षा में रखकर शिक्षा दीक्षा प्रदान करने की सिफारिश की है। विशेष कक्षा में रखकर जब ऐसे बालकों को शिक्षा दी जाती है तब इससे उन्हें काफ़ी लाभ पहुंचता है। कारण है क्योंकि ऐसे में इंडिविजुअली बच्चों पर ध्यान दे पाता है टीचर, जो है व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाता है, और उनमें भी कोई इन्फीरियरिटी विकसित नहीं हो पाती। क्योंकि जनरल क्लास के में रहेंगे तो अगर वो मानसिक रूप से मंद है तो उनके जो पीयर ग्रुप वाले वो मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ सारे के सारे स्पेशल बच्चे हैं तो वहाँ पर कोई वैसा नहीं रहेगा, कोई मजाक उड़ाने वाले नहीं रहेगा, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं डेवलप होगी उनके अंदर, या इन्फीरियरिटी डेवलप नहीं होगी। इसके बावजूद विशेष कक्षा की शिक्षा व्यवस्था के हानिकारक प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है, ऐसी कक्षाओं से मानसिक रूप से मंदित बालकों में अपने आप को अन्य बालकों से दूर रखने की प्रवृत्ति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है, जो आगे चलकर एक समायोजन समस्या उत्पन्न कर सकती है। देखिए, स्पेशल क्लास तो आपने चला दिया, लेकिन समस्या ये है कि एक स्पेशल एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में आप जब रखेंगे तो वहाँ पर वो ठीक रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हैं तो वो सोसाइटी का हिस्सा। आप उनको सोसाइटी में अगर एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे कुछ समय के लिए अगर आपने रखा उनको स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में या स्पेशल स्कूल में ट्रेन करने के लिए, अटेंड करने के बाद कहाँ छोड़ेंगे उनको, आएंगे तो वो सोसाइटी में ही वापस, तो वहाँ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो इंडिविजुअली जब रहना शुरू कर देते हैं, अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो एक अलग दुनिया बना लेते हैं अपनी। ठीक है। तो वहाँ फिर से एडजस्ट करने में उनको दिक्कत होती है। तो है स्पेशल एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी यही है। किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है अगर, और बच्चों को स्पेशल प्रोग्राम के तहत अलग से अगर पढ़ाया जाता है, तो बात यह है कि हमें फर्दर जो एक कॉन्सेप्ट आता है रिहैबिलिटेशन,
पुनर्वास। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया या कहीं भूकंप आ गया, लोगों को वहाँ से हटाया जाता है सुरक्षित बनाने के लिए, लेकिन फिर बाद में उनको फिर से रहने की व्यवस्था दी जाती है ना कहीं क्योंकि उनको ज़िंदगी जीनी है, तो वो पुनर्वास चाहिए होता है, रिहैबिलिटेट करना होता है उनको। तो जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। अल्टीमेटली जो चीज़ ज़रूरी है उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनाना, उसका हिस्सा बनाना, ठीक है। तो उनके रिहैबिलिटेशन में प्रॉब्लम होती है अगर आप स्पेशल, इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम करते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए, डिसेबिलिटी को डाइवर्सिटी का एक प्रकार माना जाए। डाइवर्सिटी जो विभिन्नताएं होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वही एक इंडिविजुअल डिफरेंस मान लिया जाए डिसेबिलिटी को, उसको डिसेबिलिटी न माना जाए, उसको माना जाए कि हाँ ये एक कुछ मामले में बच्चा अलग है। तो इसके उस डिफरेंस को कैसे जो है एडजस्ट किया जाए, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। इतना ही नहीं, अलग वर्ग या कक्षा में रखकर पढ़ाए जाने से उन्हें अपनी योग्यता एवं क्षमता पर शक होने लगता है, होगा ही। उनको समझ में आ जाता है कि औरों से अलग उनको क्यों रखा जा रहा है। होने को तो ये भी होता है कि इवन उनके परिवार वाले उनके साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं करते, तो भी वो समझ जाते हैं कि क्यों मेरे मेरे घर वाले मुझे नॉर्मल नहीं समझते हैं, मुझे साथ लेकर के जाने में शर्म महसूस करते हैं। ये बात उनको भीतर ही भीतर खाई जाती है। तो ऐसे में उनको एडजस्ट करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन बात वही है कि जब आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो माइल्ड मॉडरेट को वो भी एक चैलेंज है कि उनको आप डेली रूटीन के काम करना सिखा दें, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो वो करने के लिए तो उनको अलग से एटमॉस्फेयर में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अलग से आप रखेंगे नहीं तो उन पर अच्छे से ध्यान दिया नहीं जा सकता। टीचिंग मेथड की बात करें, ऑब्वियस है सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों से अलग ही होगा सेटअप टीचिंग का भी। इसमें कह रहा है कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रदर्शन विधि, ये ज़्यादा कारगर होती है। लेक्चर मेथड काम नहीं करता है उन पर। ऐसे क्या होता है, आप गए लेक्चर दे दिए, बच्चों ने सुन लिया, कुछ सीख लिया, कुछ जान गए। अब इन बच्चों को आप जा करके क्या लेक्चर देंगे तो वो उसको फॉलो नहीं करते, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को फॉलो करते हैं। आपको खुद करके दिखाना होगा कोई चीज़ कैसे की जाती है, शर्ट का बटन कैसे बंद किया जाता है, वॉशरूम जाते हैं तो दरवाज़ा कैसे खोलना है, भीतर घुस करके दरवाज़ा को वापस बंद करना है, वॉशरूम यूज़ करने के बाद पानी कैसे फेंकना है, ये सारी चीज़ें उनको करके बताई जाएंगी, एक एक स्टेप, तब वो सीखेंगे। खाना खाना है, कैसे रोटी तोड़नी है, कैसे उसको मुंह तक ले जाना है, मुंह में डाल के कैसे खाना है, कुछ देर वेट करना है, हाथ से ढंग से उठाना है कि गिरे ना नीचे। खाना खाते समय खाना गिरा देते हैं सब नीचे बिल्कुल। बटन इनकी जो होती है शर्ट की बटन, वो काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई जाती है ताकि इनको बंद करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटे बटन होंगे तो फाइन मोटर स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। इनके खेलने के लिए छोटी गेंद नहीं होती, बड़ी गेंद होती है, रंग बिरंगे खिलौने होते हैं। कह रहा है कि लेक्चर मेथड इन पर काम नहीं करता। रिली लेविस ने बताया है कि ऐसे बालकों को कोई कौशल प्रदर्शन विधि से अर्थात उस कौशल को सीखने संबंधित सभी वस्तुओं को कक्षा में शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है, तो ऐसे उनका ध्यान बना रहता है और इंटरेस्ट भी बना रहता है और वो सीख जाते हैं। अब बात करें कि स्पेशल सेटअप बनाएंगे तो साथ में ही वो स्पेशल रेजिडेंशियल अगर हो तो ज़्यादा काम करता है। ऑब्वियसली ज़्यादा समय तक रहेंगे, टीचर ज़्यादा समय दे पाएगा, है ना। कह रहा है कि शिक्षक की देखरेख में रहने से कक्षा से बाहर भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है, और ऐसे स्कूल की स्थापना होने से शिक्षकों के लिए संभव हो पाता है कि वे पाठ्यक्रम को इस ढंग से बनाएं जो कि ऐसे छात्रों को बुद्धि के ठीक अनुरूप हो। भाई जैसे इंक्लूसिव सेटअप में क्या है, ऐसे बच्चों के लिए आईईपी बनाना होता है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, क्योंकि आपको वहाँ पर दो तरह से बनाना होता है लेसन प्लान। एक आप रेगुलर बच्चों के लिए बनाते हैं, दूसरा आप ऐसे बच्चों के लिए बनाते हैं। तो जब रेजिडेंशियल स्कूल अलग से इनका होगा, केवल यही बच्चे वहाँ पर रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि ज़्यादातर केस में आपको ऐसा होगा कि आपको अलग अलग लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बना करके सबको उस ढंग से डील कर सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ाना है, ठीक है। और जब
एक ही तरह के बच्चे वहाँ रहेंगे तो ऑब्वियस है कि उनमें हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा, कोई उनसे बहुत तेज़ नहीं रहेगा वहाँ पर। और एक चीज़ है कि इनकी संख्या एक क्लास में 10 या 15 से अधिक नहीं होती, तो ऐसे में इंडिविजुअली उन पर ध्यान दिया जा सकता है। और एक जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, वो है उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना। और ये एक ऐसी प्रविधि है जिसमें पर्यावरणीय घटनाओं यानी इन्वायरमेंटल इवेंट को शिक्षक द्वारा क्रमबद्ध रूप से इस ढंग से सुव्यवस्थित किया जाता है कि उससे बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो जाए। यानी एकदम इन्वायरमेंट बना दिया जाए इनके लिए वैसा कि धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ों को सीखें, इनके व्यवहार में बदलाव हो। पहले डिसाइड कर लेते हैं टीचर्स कि इनको कौन से स्किल सिखानी है। जैसे मैंने अभी बात की वॉशरूम यूज़ करने की, खाना खाने की, बटन बंद करने की, तो उनको छोटे छोटे स्टेप में बांट लेते हैं वो, और धीरे धीरे उसको सिखाते हैं। और ज़्यादा ज़रूरी जो होता है इसमें ये होता है रीइंफोर्समेंट। ऐसे बच्चों के लिए आपको, खैर वो तो रेगुलर बच्चों के लिए भी रीइंफोर्समेंट काफ़ी काम करता है, लेकिन इन बच्चों के लिए रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटे छोटे स्टेप आप सिखा रहे हैं, बच्चा सीख रहा है, तो उसमें उसको रीइंफोर्स कीजिए, उसको पुनर्बलन दीजिए, ताकि उसको उसका विश्वास बढ़े और वो और आगे करने की कोशिश करे और ढंग से स्किल सीखे समय के साथ। तो आई होप आज इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। खैर पहले से भी चीज़ें आपको बहुत मालूम होंगी, लेकिन ये होता है कि जब आप एक क्रम से चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। कॉन्फिडेंस आपका भी इसको देखने के बाद ज़रूर बढ़ जाएगा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के बारे में बात करने में, उनके बारे में क्वेश्चंस सॉल्व करने में, उससे रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।